हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाठ्यकला पर। दोस्तों, यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस से संबंधित अलग अलग टॉपिक से हम लोग एमसीक्यूज़ को देख रहे थे, ठीक है। और उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से संबंधित क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से संबंधित पहले भी वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। आज यह हम लोग शुरू करते हैं सेशन। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हु अमोंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स डज नॉट बिलोंग टू द इलाइट थ्योरिस्ट। ठीक है, तो इलाइट जो थ्योरी है उनसे संबंधित है कि कौन सा स्कॉलर इलाइट थ्योरिस्ट नहीं है या उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, और आपके ऑप्शंस देख लीजिए यहाँ पे, गैतनो मोस्का, रॉबर्ट मिशेल, जोसेफ शुम्पीटर, उसके बाद सी राइट मिल्स, चार्ल्स बिज। तो बताइए कौन ऐसे स्कॉलर हैं जो इलाइट थ्योरिस्ट नहीं हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए ई, ठीक है, चार्ल्स बिज। तो चार्ल्स बिज ये नहीं है हमारे इलाइट थ्योरिस्ट। बाकी जो चारों हैं, ठीक है, मोस्का, रॉबर्ट मिशेल, जोसेफ शुम्पीटर और सी राइट मिल्स, ये सब क्या हैं? इलाइट थ्योरिस्ट हैं। ठीक है, सभी इलाइट थ्योरिस्ट हैं और पहले भी हम लोगों ने इन लोगों के बारे में देखा हुआ है। इलाइट थ्योरिस्ट का बेसिकली मानना क्या है कि सोसाइटी या स्टेट में दो प्रकार की क्लासेस हैं। ठीक है, दो क्लास हैं, एक रूल्ड, एक रूलर और एक रूल्ड। ठीक है, इसका मतलब है जिसके पास पावर रहेगी हमेशा कंसंट्रेटेड वो रूलर क्लास कहलाएगा और वो हमेशा रूल करेगी ओवर द रूल्ड। ठीक है, तो एक हमेशा शोषक होगा और एक हमेशा शोषित होगा। ठीक है, तो यही इनका मानना होता है इलाइट थ्योरिस्ट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द थ्योरीज ऑफ इलाइट्स इज आर करेक्ट। ठीक है, इलाइट थ्योरी से संबंधित है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। बताइए, जेम्स बर्नहेम इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ इलाइट्स। ठीक है, उसके बाद है सी राइट मिल्स, ट्रीपार्टाइट पावर ग्रुप इंक्लूड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मैनेजरियल क्लासेस। थर्ड है जी मॉस्का हैज स्ट्रेस्ड ऑन द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलाइट। चौथा है इलाइट थ्योरी सपोर्ट्स प्लूरलिज्म। तो बताइए कौन सा सही ऑप्शन है यहाँ पे। तो देखिए, इसका सही जवाब जो हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शंस हैं ए बी सी डी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी। ठीक है, ओनली 3 and 4। यहाँ पे देखिए, जी मॉस्का हैज स्ट्रेस्ड ऑन द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलाइट और इलाइट थ्योरी सपोर्ट्स प्लूरलिज्म। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बाकी ये दोनों गलत हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, सी राइट मिल्स के बारे में आप लोग जानते हैं, इन्होंने जो बुक लिखा, ठीक है, द पावर इलाइट करके, तो वो सब चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। पहले भी मैंने बताया हुआ है, आगे भी क्वेश्चंस है तो आगे देखते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स इज क्लोजली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स, तो बताइए ऑप्शन है रोटेशन ऑफ इलाइट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलाइट्स, रिटेंशन ऑफ इलाइट्स या रिस्टोरेशन ऑफ द इलाइट्स। ठीक है, तो क्या होगा? सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रोटेशन ऑफ इलाइट्स। ठीक है, तो इससे संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 नंबर, हु अमोंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज। बताइए, ये इंपॉर्टेंट बुक है, किनके द्वारा लिखा गया? कॉलिन लेज, सैमुअल हंटिंगटन, लूशियन पाई या फिर मैरियन लेवी जूनियर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सैमुअल पी हंटिंगटन। ठीक है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया। और इन्हीं के द्वारा एक और बुक लिखा गया जो बहुत फेमस है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द लास्ट मैन। ठीक है, एंड द लास्ट मैन। तो ये दोनों किनके द्वारा लिखा गया है?
क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन और पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, ये दोनों बुक लिखा गया है सैमुअल पी हंटिंगटन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे बुक्स हैं और ऑथर्स हैं, हमें मैच करने को दिया गया है। देखिए, स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, क्राइसिस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो बताइए इसके कौन यहाँ पे मैच होगा। देखिए, और इधर आपके लूशियन पाई हैं, केनेथ ऑर्गेन्स्की हैं। ठीक है, उसके बाद एलमंड एंड वर्बा है और ला पोलेम्ब्रा एंड मायरन वीनर है। तो बताइए क्या क्या होगा। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो ला पोलेम्ब्रा होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे मैच कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा केनेथ ऑर्गेन्स्की। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेन्स्की होगा, ऑर्गेन्स्की। ठीक है, केनेथ ऑर्गेन्स्की। क्राइसिस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, यह लिखा गया है लूशियन पाई के द्वारा। ठीक है, उन्होंने 3 क्राइसिस के बारे में बहुत सारे क्राइसिस के बारे में बताया है, वो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, इसके बारे में हम लोगों ने बहुत बार देखा हुआ है, अल्मंड एंड वर्बा। ठीक है, और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ला पोलेम्ब्रा एंड मायरन वीनर। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित मायरन वीनर ने बहुत काम किया हुआ है, तो इनको याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैच कर लीजिए, और ये सारे बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following contributed to the development of comparative politics as a sub-discipline of the political science? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किन्होंने कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के डेवलपमेंट के रूप में एज अ सब डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो उप शाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास में किसने योगदान दिया। आर्थर बेंटली, ग्राहम वलास, हैरोल्ड लास्की या आरटी मैकेंजी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लास्की के द्वारा। ठीक है, तो लास्की ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया ताकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के डेवलपमेंट में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इनमें से क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट का एक इंडिकेटर नहीं है। ठीक है, कैपेसिटी, ब्रदरहुड, इक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्रदरहुड। ठीक है, तो ये इंडिकेटर नहीं है पॉलिटिकल डेवलपमेंट का, और बाकी जो है कैपेसिटी, इक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन डिफरेंशिएशन ये है। ठीक है, तो ये किनके द्वारा बताया गया था, तो लूशियन पाई के द्वारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया था। ठीक है, और इन्हीं की बुक है लूशियन पाई की, जिसका नाम है पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसी बुक में लूशियन पाई ने बताया है कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट में कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, कैपेसिटी, इक्वलिटी एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, या डिस्क्रिमिनेशन डिफरेंशिएशन। तो ये इन 3 चीज़ों को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच इज़ नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, तो राजनीतिक व्यवस्था में कौन सा प्राथमिक कार्य नहीं है। इंटरेस्ट एक्सप्रेशन, इंटरेस्ट इंक्रीज, इंटरेस्ट एक्यूमुलेशन और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंटरेस्ट इंक्रीज नहीं है। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल सिस्टम में प्राइमरी फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बाकी जो है इंटरेस्ट एक्सप्रेशन, इंटरेस्ट एक्यूमुलेशन और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये तीनों प्राइमरी फंक्शंस हैं पॉलिटिकल सिस्टम के। ठीक है, जिसको इस तरीके से भी कहा जा सकता है, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, ठीक है, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, तो इस टर्म्स को भी लिख लीजिए, एग्रीगेशन, AGG एग्रीगेशन। ठीक है, देख लीजिए, इंटरेस्ट एग्रीगेशन और इन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, तो ये 3 हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए,
हु अमोंग द फॉलोइंग क्लासिफाइड पॉलिटिकल सिस्टम इनटू पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, कंजर्वेटिव डेमोक्रेसी, मॉडर्न ओलिगार्ची, ऑथोरिटेरियन ओलिगार्की एंड ट्रेडिशनल ओलिगार्की। ठीक है, तो बताइए किन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को इस प्रकार से क्लासिफाई किया? एडवर्ड सिल्ज, AFK ऑर्गेन्स्की, लुशियन पाई या डेविड एप्टर? तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या होगा? एडवर्ड सिल्ज, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि पॉलिटिकल सिस्टम्स को बहुत अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है या कैटेगराइज किया गया है एडवर्ड सिल्ज के द्वारा। ठीक है, तो याद रखना है आप लोगों को। और जनरली कितने हैं? 5, 1, 2, 3, 4 और 5। तो 5 प्रकार से इन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम्स को डिवाइड किया हुआ है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सीक्वेंस ऑफ द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट इज करेक्ट? ठीक है, तो बताना है जो स्टेट का जिस तरीके से ऐतिहासिक विकास हुआ उसका सही क्रम क्या है। ठीक है, किस प्रकार से सीक्वेंस है सही। तो देखिए, ईस्टर्न स्टेट, फ्यूडल स्टेट, रोमन एम्पायर, नेशन स्टेट्स, ठीक है, सब दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि किस प्रकार से सही है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या आता है? तो पहले जैसे ट्राइबल्स ऑर्गेनाइजेशन आते हैं स्टार्ट में, ठीक है, फिर ईस्टर्न स्टेट आते हैं, फिर आता है आपका रोमन एम्पायर, ठीक है, फिर फ्यूडल एम्पायर, उसके बाद नेशन स्टेट का कंसेप्ट। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा। याद रखिएगा, सही हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ स्टेट का सीक्वेंस इस प्रकार से होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11। हु इज ऑफ द व्यू दैट रूल अंडर द प्लूरैलिटी ऑफ इलाइट्स बिकम्स अ बिजनेस ऑफ कंप्रोमाइज? ठीक है, तो किनका यह मानना था, ठीक है, कि इलाइट की जो बहुलता है, प्लूरैलिटी है, उससे जो शासन है वो समझौते का व्यवसाय बन जाता है। ठीक है, बिकम्स अ बिजनेस ऑफ कॉम्प्रोमाइज। तो बताइए यह किनका स्टेटमेंट था? लास्की का, मॉस्का का, रेमंड आरो का या फिर पार्सन का? तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? पार्सन है इसका नाम। ठीक है, तो इसका जो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रेमंड आरो। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इलाइट थ्योरी से संबंधित है, तो याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। हु गेव द थ्योरी ऑफ आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की? ठीक है, इस थ्योरी को देने वाले कौन थे? मॉस्का, पेरेटो, मिशेल्स या लॉसवेल? ठीक है, तो किन्होंने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का सिद्धांत दिया? तो आप लोग जानते होंगे, ये ऑप्शन सी, रॉबर्ट मिशेल्स ने दिया है। ठीक है, और ये इलाइट थ्योरी से संबंधित है। ठीक है, और इनकी एक बुक है फेमस, उसको नोट डाउन कर लीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, और यह बुक पब्लिश्ड हुई थी 1911 में। ठीक है, तो याद रखिएगा, इन्होंने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की के बारे में बताया। ठीक है, और फिर वही बताया कि समाज में दो क्लासेस हो जाते हैं। एक क्लास जो होता है वो रूल करता है और दूसरा रूल्ड होता है, उसी के ऊपर रूलिंग करते हैं। ठीक है, और चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो, जो पावर है वो एक ही कंसंट्रेटेड रहता है कुछ लोगों के हाथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द न्यू ऑब्जेक्टिव्स दैट एलमंड प्लेस्ड बिफोर द स्टूडेंट्स ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स डू नॉट इंक्लूड्स। ठीक है, तो 13 नंबर में बताइए क्या है। इसमें पूछा गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जो स्टडी स्टूडेंट्स थे, ठीक है, उनके समक्ष आलमंड ने जो नए पर्पस रखे, जो नया एम रखा, उनमें से क्या इसमें नहीं है। ठीक है, ये देखिए, एक्सप्लोरेशन ऑफ अ वाइडर फील्ड ऑफ थॉट, द क्वेस्ट फॉर रियलिज्म, सर्च फॉर सर्टेनिटी, द डिस्कवरी ऑफ इंस्टीट्यूशनलिज्म। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, द डिस्कवरी ऑफ इंस्टीट्यूशनलिज्म। इसके बारे में चर्चा वो नहीं करते हैं। बाकी जो ये तीनों हैं, ठीक है,
वो जो वहाँ के कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के पढ़ने वाले थे, ठीक है, उनके सामने ये ऑब्जेक्टिव्स रखा गया उनके द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर देखिए, हाउ डज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच व्यू द पॉलिटिकल सिस्टम। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच देने वाले कौन थे? एलमंड, गैब्रियल एलमंड, ठीक है, एंड पोवेल, बी पोवेल, ठीक है। तो आप लोगों ने पहले भी इसके बारे में देखा होगा। तो इनके द्वारा स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच दिया गया। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे देखते हैं? पहला स्टेट कोई ऑप्शन है अ सिस्टम बेस्ड ऑन द सोर्सेस ऑफ फंड्स। दूसरा है अ सिस्टम विच इज डीपली रूटेड इन द मटेरियल कंडीशन ऑफ लाइफ, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, अ सिस्टम दैट इग्नोर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल इन पॉलिटिक्स। चौथा है अ कोहेरेंट फॉर्म दैट इन्फ्लुएंसेस इट्स इन्वायरमेंट एंड इज इन्फ्लुएंस्ड इन टर्न। और लास्ट है अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इम्पीरियलिज्म, ठीक है। तो बताइए स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे देखते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अ कोहेरेंट फॉर्म दैट इन्फ्लुएंसेस इट्स इन्वायरमेंट एंड इज इन्फ्लुएंस्ड इन टर्न, ठीक है। तो वो ये मानते हैं कि एक क्या बोलेंगे, एक सुसंगत जो अपने इन्वायरमेंट से प्रभावित करती है और बदले में खुद प्रभावित होती है। तो ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के बारे में पॉलिटिकल सिस्टम को ऐसे देखते हैं उसके बारे में था, ठीक है। एलमंड पॉवेल, इनके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वॉज एरिस्टोटल्स मेथड इन कंपैरेटिव स्टडी, ठीक है। तो एरिस्टोटल का क्या तरीका था कंपैरेटिव स्टडी करने का? स्टैंडर्ड मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, साइंटिफिक मेथड, थियोरेटिकल मेथड या फॉर्मलेस मेथड। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, साइंटिफिक मेथड, ठीक है। तो उनके बारे में कहा जाता है एरिस्टोटल को क्या, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, ठीक है। तो याद रखिएगा इन्हीं को फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहा जाता है, ठीक है। और उन्होंने ही 158 कॉन्स्टिट्यूशन को कंपैरेटिव स्टडी किया था, है ना। तो याद रखिएगा ये चीज़ें, और उनका मेथड साइंटिफिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज इंस्पायर्ड बाय एरिस्टोटल्स लेगेसी ऑफ कंपैरेटिव स्टडीज ऑन स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अरस्तु की जो स्टेट्स और गवर्नमेंट के ऊपर जो उनका कंपैरेटिव स्टडी था उसकी विरासत ने किनको प्रेरित किया था, ठीक है। संत ऑगस्टीन, निकोलो मैकेवली, संत एक्विनास और विलियम ऑफ ओकहैम और जीन बोडिन। तो बताइए किनको इंस्पायर किया गया? एरिस्टोटल की जो कंपैरेटिव स्टडी थी उससे कौन इंस्पायर हुए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम ऑफ ओकहैम, ठीक है। ओकहैम के जो विलियम थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, ठीक है। और ये एक एक्चुअली ब्रिटिश फिलोसफर थे, ठीक है, ब्रिटिश फिलोसफर थे ये, और इन्होंने ही कंपैरेटिव स्टडी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। देखिए पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा यहाँ पे सही है। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, दिस प्रोसेस डज नॉट टेक प्लेस इन एवरी सोसाइटी, दिस इज एन एंशियंट बिलीफ, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे क्या सही जवाब हो जाएगा आपका? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। तो याद रखिएगा। और पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जो वर्ड है, ठीक है, उसका सबसे पहली बार इस्तेमाल किनके द्वारा किया गया था? H हाइमन के द्वारा किया गया था, ठीक है। और पॉलिटिकल सोशलाइजेशन मेनली क्या है, जैसे जो पॉलिटिकल वैल्यूज़ हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन क्या होती हैं, एक तरह से ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। और इसी को पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कहा जाता है। और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पॉलिटिकल वैल्यूज़ ट्रांसफ़र होते रहते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 19 नंबर, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू पॉलिटिकल कम्युनिकेशन थ्योरी।
ठीक है। तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन थ्योरी के बारे में हम लोगों ने देखा हुआ था। जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन थ्योरी देते हैं उनका नाम क्या है? कार्ल ड्यूश, ठीक है। और इनकी एक बुक है नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोगों ने पहले चर्चा किया हुआ है, ठीक है। नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट उनकी बुक है। तो कौन यहाँ पे रिलेटेड नहीं है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन थ्योरी से? यहाँ पे देखिए, जीन ब्लोंडेल, बेंजामिन बेंजामिन स्वार्ज बोलेंगे, यहाँ पे गलत होगा, एक सेकेंड, स्वार्ज, ठीक है, ये होगा बेंजामिन स्वार्ज। कार्ल ड्यूश, तो कार्ल ड्यूश होगा EUTCH। रिचर्ड स्नाइडर। तो बताइए इनमें से कौन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन थ्योरी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका बेंजामिन स्वार्ज, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बेंजामिन स्वार्ज इनसे रिलेटेड नहीं है। बाकी जितने लोग हैं, जीन ब्लोंडेल, ठीक है, कार्ल ड्यूश और रिचर्ड स्नाइडर, ये सब पॉलिटिकल कम्युनिकेशन थ्योरी से रिलेटेड हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर है। इन द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, आलमंड हैज इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि जो पॉलिटिकल कल्चर का जो क्लासिफिकेशन किया गया आलमंड के द्वारा, उनमें से किस पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ये बताना है। यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए, कंटिनेंटल यूरोपियन पॉलिटिकल सिस्टम, नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम, ऑथोरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम, कम्युनिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम। तो बताइए कौन सा नहीं है आलमंड के क्लासिफिकेशन में, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, कम्युनिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम उन्होंने क्लासिफाई नहीं किया है, बाकी तीनों उन्होंने क्लासिफाई किया है, तो याद रखिएगा, ठीक है। कॉन्टिनेंटल यूरोपीय पॉलिटिकल सिस्टम, नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम और ऑथोरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम। एक और उन्होंने जो क्लासिफाई किया, उनको उन्होंने कहा एंग्लो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, एंग्लो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये इसके जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 4 नंबर पे ये। तो 1 2 3 4 4 प्रकार से उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को, पॉलिटिकल कल्चर को डिवाइड किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल डीके इज रिलेटेड विद दिस नेम, ठीक है। तो कंसेप्ट है जो पॉलिटिकल डीके का, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया है। तो कंसेप्ट है जो पॉलिटिकल डीके का, वो किनके द्वारा दिया गया? डेविड ईस्टन, डेविड एप्टर, सैमुअल पी हंटिंगटन, गैब्रियल आलमंड। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? सॉरी, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैमुअल पी हंटिंगटन, ठीक है। इन्हीं के द्वारा पॉलिटिकल डीके का कंसेप्ट दिया गया, ठीक है। और वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में भी बात करते हैं। तो यदि पूछा जाए कि कौन ऐसे हैं जिन्होंने पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में भी और पॉलिटिकल डीके के बारे में भी बात की है, तो वो कौन होंगे? सैमुअल पी हंटिंगटन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स हंटिंगटन डिड नॉट रिवील पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ठीक है। तो 22 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि हंटिंगटन ने जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो उनमें से किस बिंदु के माध्यम से प्रकट नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया गया है, इनमें से किसके मदद से उन्होंने पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में नहीं बताया, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए, अडेप्टेशन, ऑटोनोमी, फ्लेक्सिबिलिटी या इंटेंसिफिकेशन। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो हंटिंगटन ने इनके बारे में बात नहीं की है जब वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से राजनीतिक विकास हुआ है या पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और जो बाकी चीज़ें हैं, ठीक है, एडेप्टेशन, ऑटोनॉमी, इंटेंसिफिकेशन, इनके बारे में वो बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लुशियन पाई,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो लुशियन पाई से संबंधित है, हम लोगों ने पहले भी देखा। तो यहां पूछा जा रहा है कौन सा पॉलिटिकल डेवलपमेंट की एक विशेषता नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इक्वालिटी, जस्टिस, कैपेसिटी या डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, इक्वालिटी, जस्टिस, कैपेसिटी या डिफरेंशिएशन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पूछा जा रहा है कौन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, देखिए नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, तो जस्टिस नहीं है, कौन कौन है, इक्वालिटी है, ठीक है, इक्वालिटी है, कैपेसिटी है और डिफरेंशिएशन, ये तीनों ठीक है पॉलिटिकल डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो किनके द्वारा बताए गए, लुसियन पाई के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर देखिए, जनरली पेरिफेरल कंट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन द सेंटर। ठीक है, पूछा जा रहा है कि जो पेरिफेरल कंट्रीज हैं वो डिपेंड होते हैं सेंटर के ऊपर, किस चीज़ के लिए, फॉर मिनरल्स, फॉर रॉ मटेरियल्स, फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ऑल ऑफ दी अबव। तो बताइए किस चीज़ के लिए डिपेंड होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। ठीक है, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है, वॉलरस्टीन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जिन्होंने दिया है। ठीक है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी इन्होंने दिया है और ये बताते हैं कि जो वर्ल्ड सिस्टम है, ठीक है, उनको इन्होंने 3 कैटेगरीज में बांटा है। वर्ल्ड सिस्टम को इन्होंने 3 कैटेगरीज में बांटा है। ठीक है, एक तो जो सेंटर पे आएंगे, सेंटर या फिर कोर, ठीक, और दूसरा जो आएंगे उनको बोला उन्होंने पेरिफेरल, पेरिफेरल या इसको सेमी पेरिफेरल बोलिए, सेमी पेरिफेरल कंट्रीज। ठीक है, और एक पेरिफेरल। ठीक है, जैसे इस प्रकार से समझिए। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा कि नहीं, अब देखिए, एक ये सेंटर में आएगा, ठीक है, और ये जो होगा वो सेमी पेरिफेरी में आएगा, और जो सबसे बाहर वाला होगा वो पेरिफेरी में आएगा, जो सबसे अंदर होगा वो सेंटर में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने डिवाइड किया। अब सेंटर में कौन कंट्रीज होंगे, तो सेंटर में होंगे डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, जो सेमी पेरिफेरल है उसमें कौन होंगे, डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, और जो पेरिफेरल में होंगे, पेरिफेरी में होंगे, वो कौन होंगे, अनडेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, अनडेवलप्ड। तो उनका कहना था कि जो पेरिफेरल, जो लास्ट वाले हैं, ये डिपेंड करेंगे सेंटर के ऊपर फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। इनका कहने का तात्पर्य यह था कि जो यहाँ के जो अनडेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो यहाँ से रॉ मटेरियल भेजते हैं सेंटर की ओर, डेवलप्ड कंट्रीज़ को, और यहाँ डेवलप्ड कंट्रीज़ अनडेवलप्ड कंट्रीज़ को मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वापस से भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, इसको याद रखना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए, हु कंपेयर्ड, एक मिनट इसको डिलीट कर, थोड़ा इरेज कर दूं। ठीक है, देखिए, हु कंपेयर्ड रेवोल्यूशन टू फीवर, किनके द्वारा रेवोल्यूशन को फीवर के साथ कंपेयर किया गया। ठीक है, क्रांति की तुलना बुखार से की गई। थेडास कोकपोल, क्रेन ब्रेटन, उसके बाद है बैरिंगटन मूरे, फ्रैंकाइन, आर्कस फ्रैंकल। ठीक है, बताइए किनके द्वारा रेवोल्यूशन को फीवर के साथ कंपेयर किया गया है, तो वो कौन थे, ऑप्शन नंबर बी, क्रेन ब्रिटन। ठीक है, इन्हीं के द्वारा रेवोल्यूशन को फीवर के साथ कंपेयर किया गया है। ठीक है, और इनकी एक बहुत फेमस बुक थी, उसका नाम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उस बुक का नाम था दी एनाटॉमी ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, 1938 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26, हु इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ बायोपॉलिटिक्स। ये इंपॉर्टेंट है कि किनके द्वारा बायोपॉलिटिक्स का कंसेप्ट दिया गया। ठीक है, तो बताइए, यहाँ पे देखिए, फोकाल्ट, फुकुयामा, जेम्स बर्नहैम, नन ऑफ द अबव। तो बताइए किनके द्वारा बायोपॉलिटिक्स का कंसेप्ट दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका सही जवाब,
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोकाल्ट या फूको जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ही बायोपॉलिटिक्स का कंसेप्ट दिया पहली बार, ठीक है। तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिडिल एजेस, ठीक है। तो जो एक तरीके से मध्यकालीन युग है, ठीक है, मध्य युग, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये पूछा जा रहा है, मिडिल एजेस, ठीक है। इसको बताइए, फ्यूडलिज्म, ग्रोथ ऑफ द पावर ऑफ द पोप, होली रोमन या रिस्पेक्ट फॉर वैल्यूज। तो कौन कौन सी विशेषता है मिडिल युग की, मिडिल एज की। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन है देखिए इधर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 1 और 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए, फ्यूडलिज्म, ग्रोथ ऑफ द पावर ऑफ द पोप, ठीक है, और रिस्पेक्ट फॉर वैल्यूज, ये तीनों फीचर्स हैं मिडिल एजेस के। होली रोमन नहीं, ठीक है। होली रोमन के बारे में कहाँ से पता चलता है, हम लोग जनरली पढ़ते हैं मैकियावेली से संबंधित, ठीक है। और इनको माना जाता है कि ये मॉडर्न एज की शुरुआत हो गई थी, ठीक है, इसीलिए इनको नहीं इंक्लूड करेंगे मिडिल एजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 28 नंबर देखिए, हु अमोंग द फॉलोइंग इज अ प्रोपोनेंट ऑफ प्रिस्क्रिप्टिव मेथड ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो बताइए कौन राजनीतिक वैज्ञानिक हैं ऐसे, ठीक है, जिन्होंने प्रिस्क्रिप्टिव मेथड दिया है पॉलिटिकल साइंस से संबंधित। रॉबर्ट डहल, माइकल ऑक्सूट, कार्ल मार्क्स, कार्ल ड्यूश या कार्ल पॉपर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माइकल ऑक्सूट, ठीक है। तो ये थे जिन्होंने प्रिस्क्रिप्टिव मेथड दिया पॉलिटिकल साइंस से संबंधित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज डेवलप्ड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्जन ऑफ द डोमिनेंट आइडियोलॉजी मॉडल इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि किनके द्वारा, ठीक है, सबसे प्रभावशाली संस्करण विकसित किया गया पॉलिटिकल कम्युनिकेशन से संबंधित, ठीक है। गैब्रियल आलमंड, जी बिंघमैन पॉवेल, ठीक है, सिडनी वर्बा, नोआम चोम्स्की एंड एंडी हरमन, कार्ल ड्यूश और डेविड ईस्टन। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी, नोआम चोम्स्की एंड एंडी हरमन, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा, इन्होंने ही मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्जन बताया डोमिनेंट आइडियोलॉजी मॉडल का, किसमें, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के फील्ड में, ठीक है। तो याद रखना है ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, द कम्युनिकेशन थ्योरी एक्सप्रेस्ड बाय कार्ल ड्यूश डिराइव्ड फ्रॉम विच मॉडल ऑफ द कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन थ्योरी कार्ल ड्यूश के द्वारा दिया गया, लेकिन यह जो थ्योरी है वह किस कम्युनिकेशन मॉडल से उन्होंने अडॉप्ट किया, कहाँ से उन्होंने डिराइव किया। तो ऑप्शन देखिए, स्टैटिस्टिशियन कंसेप्ट, इकोलॉजिकल मॉडल, इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड साइबरनेटिक्स, पॉलिटिकल कल्चर मॉडल या डायलॉग्स थ्योरी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंफॉर्मेशन थ्योरी एंड साइबरनेटिक्स से, ठीक है। तो यहाँ से उन्होंने डिराइव किया। ओके, तो फ्रेंड्स हम लोगों ने आज टोटल 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से संबंधित, ठीक है। और बहुत सारे एमसीक्यूज के वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट पे पड़े हुए हैं। अभी हाई टाइम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स लगाएं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। और जितनी भी अलग अलग टॉपिक्स हैं उनसे मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा एमसीक्यूज के फॉर्म्स में और इवन इन रिटन फॉर्म। बट अभी फिलहाल कुछ समय बचा हुआ है आपके नेट के एग्जामिनेशन के लिए, इसीलिए एमसीक्यूज सीरीज़ को ही हम लोग कंटिन्यू रखेंगे कुछ दिनों के लिए, जब तक का आपका पेपर ना हो जाए, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये सेशन अच्छा लगा हो। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ डू कमेंट कि बताइए हमें और आपके लिए क्या करना चाहिए, किस प्रकार की कंटेंट की आपको आवश्यकता है, कहाँ से आपको एमसीक्यूज चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी